Hello student, welcome to my channel Sushma Physics Filia, where we are dealing with the class 11 syllabus, and in that we have done in previous lecture we have done work and its type. तो पहले नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में वर्क के बारे में क्या पढ़ा था। वर्क इज नथिंग बट व्हेनेवर वी अप्लाई सम फोर्स ऑन बॉडी एंड इट बॉडी देन कवर सम डिस्टेंस देन वर्क हैज टू बी डन, यानी उस टाइम हम ये कह सकते हैं कि वर्क जो है हुआ है उस बॉडी के ऊपर। वर्क की जो हमने डेफिनेशन और उसकी क्या कह सकते हैं फॉर्मूला किया था, तो वो हमारे पास आया था W इज इक्वल टू FS कोस ऑफ थीटा। और यहाँ पर इसी बिहाव पे यानी हमने ये कहा था कि डिस्टेंस FS हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला की टर्म पे कर दिया कि W इज इक्वल टू F कोस थीटा इंटू S, यानी आपका फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही हमें क्या बताता है, वो वर्क के बारे में हमें बताता है। तो वर्क सिंपली हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया F कोस थीटा और S यानी डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने बात की थी कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा और जीरो कैसे हो सकता है। तो हमने ये कहा था कि ये सारी चीजें डिपेंड करती है थीटा पर, क्योंकि हमने जो फोर्स लगा दिया दैट इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट थी दैट इज आल्सो कांस्टेंट, वो चीज वेरी नहीं हो सकती। क्या चीज वैरी हो सकती है, वो हो सकती है कि हम थीटा यानी हमारा जो एंगल है किसके बीच में, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो ही चेंज हो सकता है। आइदर आप उसको सेम डायरेक्शन में लगा सकते हैं, आइदर आप उसको डिफरेंट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर एंगल से लगा सकते हैं। वो सारी चीजें ही हमें वर्क के पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने का रियल मीनिंग बताती है। तो हमने कहा था कि अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाए, कोस जीरो दैट इज 1, तो हमारा वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो वर्क डन हमारा जीरो हो गया था। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से बराबर अपोजिट है, बराबर भी है, अपोजिट भी कह सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वर्क डन यानी हमारे पास माइनस FS प्लस FS, इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर। अब इसके बाद आज हम जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो भले ही आपको कॉन्सेप्ट बहुत छोटा लगे, बट उसके बिहाफ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं और वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आ चुकी हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चे, उसका नाम है कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये हमें कहाँ किस पर्पज से हमारे कंपटीशन एग्जाम में, जे एग्जाम में, ट्रिपल ए में, ये कहाँ ये किस फॉर्म में आ सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्सेस विच हैव विच कह सकते हो कि वो फोर्स हैं जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करते। यानी आपने कई बार सुना होगा कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्स व्हिच डजंट डिपेंड ऑन द पाथ बट डिपेंड ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स की कंजर्व यानी एक आप इसको कह सकते हो कांस्टेंट, एक तरह का कांस्टेंट फोर्स है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ, कि कौन सा पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, यानी बॉडी ने कौन सा रास्ता एक्वायर किया है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। हम एक एग्जांपल से भी इसको करेंगे, कौन सा रास्ता एक्वायर करा है, तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट थिंग है, ये हमें याद रखना है, इट डिपेंड्स ऑन, जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पॉइंट लिख दें एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, मैं पॉइंट को पीट, यानी हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके बारे में सिर्फ आपको दो चीज याद रखनी है। एक तो ये किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। देखिए अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नहीं एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। अभी हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ A, वो B तक जाना चाह रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना चाह रहा है, तो उसने कुछ एक्वायर किया, यानी एक तो रास्ता उसने ये एक्वायर किया, दूसरा रास्ता उसने ये वाला एक्वायर किया, यहां से गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड रास्ता। तीसरा रास्ता उसने कुछ इस तरह से एक्वायर किया। ठीक है, ये B पॉइंट हो गया। तो
अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्स, कि हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन जो है, यानी हमें देखना ऑब्जेक्ट ए से बी गया तो कुछ ना कुछ काम तो किया होगा, तो हमारा जो वर्क डन है एक पर, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, दैट इज वर्क डन बाय 2 और वर्क डन बाय 3। यानी आप ये कह सकते हो कि जब आपका फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो चाहे आपका पार्टिकल किसी रास्ते से जाता हो, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका टोटल आप क्या कह सकते हो, वर्क डन बाय दैट पार्टिकल एज इक्वल। यानी हमारे पास अगर कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्स जो कि हमारे डिपेंड नहीं कर सकते, इस पे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे, और साथ में साथ वो डिपेंड कर रहे हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर आपको इसी एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये बताने की कोशिश की है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट गया है, वो 3 तरीके से जाना चाहिए, मीन्स 3 रस्तों से गया है। तो यहाँ पर मैंने वो 3 रस्ते रख दिए, ए बी सॉरी 1 2 एंड 3। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि अगर फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट ए से बी गया है, उसके वर्क डन चाहे वो किसी पाथ से गया हो, उसका वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। यानी W1 इज इक्वल टू W2 एंड W3। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के ही विद रिस्पेक्ट हो सकता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं होगा। कंजर्वेटिव फोर्स से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में हमारा जो वर्क डन है वो कितना हो सकता है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई कि हमारा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या काम कर सकता है, एक तो वो डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे, कोई भी पाथ एक्वायर कीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स ने किसी भी पाथ पर कोई भी काम किया है वो इक्वल होगा, चाहे वो किसी भी पाथ से जाए। अगर फाइनल डिपेंड किस पे कर रहा है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। आई थिंक ये चीज समझ आ गई। दूसरी चीज आपको ये देखना है, वर्क डन इन ए क्लोज लूप, वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ कह सकते हो, इज ऑलवेज जीरो। ये बच्चे हमेशा याद रखना, इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब जब आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उस केस में आपका वर्क डन क्या होगा बच्चे, हमेशा जीरो होगा। आपको कभी सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अगर सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको कोई फोर्स दे रखा है तो आप पहले ये क्लियर कीजिए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसके बाद आप उसको ये बता सकते हैं कि इसका वर्क डन जीरो है या नहीं। ये न्यूमेरिकल भी हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब इसमें यहाँ तक आपको चीज की वर्क डन जो है क्लोज पाथ में, वो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन ए क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया, यानी वापस इसी रास्ते से वापस चला गया, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, बच्चे मैं यहाँ पर वर्ड बोल रही हूँ अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तभी जाके हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमारा वर्क डन जीरो नहीं होगा। हाल फिलहाल आपने ये 3 चीजें याद रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, दूसरी चीज वो अपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, तीसरी चीज वर्क डन इन ए क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू, अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए बेटा कि हम प्रूव करने जा रहे हैं कि वर्क डन इन ए क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू जीरो। अब तो यहाँ पर देखिए बेटा हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट ए से बी गया, इसका वेट हो गया W इज इक्वल टू mg। उसी तरह से सेम है बी से, यानी ये हमें ए से बी गया है और फिर उसके बाद ये क्या है, बी से ए आया, ठीक है, ये बी से ए आया, यानी हमारे लिए तो क्या, पहले वो ए से बी गया, बी से फिर ए आया, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि तो हमारे लिए क्लोज लूप हो गया ना। तो क्लोज लूप में अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी अगर हम मान के चल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन इन ए क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू जीरो। ये हम प्रूव करेंगे कि वर्क डन उसका जीरो किस तरह से है। जैसे मान लीजिए ए से बी गया, W इज इक्वल टू mg, हम ए से बी ले लेंगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगी, अपवर्ड साइड, ठीक है। इसकी डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए h मान लेते हैं, यानी ये यहाँ से लेके h तक डिस्टेंस, यानी मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ लेते एफपीडी डायग्राम बनाए, W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, h अपवर्ड। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन क्या पढ़ा हमने, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया, साफ दिख रहा है, W इज इक्वल टू फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है,
और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ लग रही है, अपवर्ड फोर्स रही है। तो हमने कहा था कि अगर हमारा 90 डिग्री 180 डिग्री पर लग रहा है तो वर्क डन हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ हमारा जो वर्क डन होगा तो मैं इसको WA से लेकर B अगर लिखूं तो -mgh होगा। ये चीज समझ में, माइनस किस लिए लगा, क्योंकि हमारा दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब दूसरे केस में देखिए बेटा, अब मैं B से उसको A पे लेके आ रही हूँ तो W = mg, डिस्टेंस क्या है, नीचे की साइड, यानी उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। अगर डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, राइट, 0, यानी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और आपकी डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो वर्क डन हमारा सॉरी थीटा होगा हमारा 0, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो वो किसके बराबर होगा, यानी वर्क डन B to A दैट इज इक्वल टू mgh। ये चीज समझ में, A to B थी हमारे mgh माइनस, और यहाँ पर B to A है हमारे पास mgh। तो टोटल अगर वर्क डन हम देखें तो A से B गया, फिर B से A आया, तो ये हमारे पास वर्क डन mgh माइनस प्लस mgh दैट इज इक्वल टू 0। और यही स्टेटमेंट देती है कि अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन इन ए क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ में किसी भी कंजर्वेटिव, यानी आपको अगर कोई वर्क डन 0 बोल रहा है तो सबसे पहले आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपका जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। आप डिस्प्लेसमेंट, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 होते हुए भी हमारा वर्क डन 0 नहीं होता, राइट, आपने सही सुना। मैंने ये कहा कि वर्क डन हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, क्योंकि 9th क्लास तक के सिलेबस में आपने यही चीज की है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो यहाँ तो प्रोडक्ट दोनों का है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इसका मतलब वर्क डन 0 हो गया। नहीं बच्चे, को जरूरी नहीं है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तभी आपका वर्क डन 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ये चीज भी मैं अभी आपके सामने प्रूव करने जा रही हूँ, एक एग्जांपल के बाद प्रूव करूंगी किस तरह से, कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है यानी क्लोज पाथ है तो उस केस में भी आपका वर्क डन 0 नहीं होगा। तो अभी आप ये देखिए कि आपने एक कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, आई थिंक आपको ये चीज समझ है कि कंजर्वेटिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोज पाथ में जो वर्क डन है, जो कि हमने प्रूव भी कर दिया, वो आपका वर्क डन क्या रहेगा, दैट इज 0। अब एग्जाम्पल है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल तो मैंने ये बता दिया, आपका mgh, यानी मैं ग्रेविटी फोर्स की बात कर रही थी, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात की थी ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। आपका बस स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस तरह से जितनी जो एनर्जी को मेरी एनर्जी से रिलेटेड फोर्सेस हैं वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करेंगे कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो दैट मीन्स जो कंजर्वेटिव फोर्स की कह सकते हो मेन पॉइंट्स हैं, तो वो उसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। नहीं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरा वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, उसका वर्क डन क्या रहेगा, दैट इज इन अ क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू 0। तो यही एग्जाम्पल लेके हम आगे करेंगे। टेक ए लुक एट दिस। अभी जैसे हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात की और उसके डिफरेंट क्या कह सकते हैं रूल्स के बारे में बात की, या फिर कह सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में बात की। अब हम एग्जांपल की बात करेंगे कि एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे मैंने कहा ग्रेविटेशन फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है एग्जाम्पल किसके, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बच्चे याद है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर, नहीं तो हम दोबारा से करेंगे इसको। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है प्रूव करेंगे दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसे क्या क्या चीजें डिपेंड करेंगी, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरा वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, और तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट वर्क डन इन ए क्लोज पाथ
ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज ए जीरो। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से, यानी वो ए पॉइंट पे है, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, एम मास है उसका, और वो दो रास्तों से जा सकता है, यानी यहाँ पे मान लीजिए बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट, और यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस होगी एल। ठीक है, तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर कंजर्वेटिव होगा, यानी जो पाथ उसने ए से लेके सी तक जितना वर्क डन किया है उतना ही वर्क डन क्या है उसका, दैट इज इक्वल टू वर्क डन जो है उसका ए से बी और बी से सी, यानी अल्टीमेटली उसका जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू दैट आर इक्वल टू जीरो तब होगा जब हम इसको क्लोज पाथ करेंगे, यानी वापस ए पे आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो बेसिकली हम ये बताना जा रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमारे वर्क डन, चाहे आप किसी पाथ से चले जाएंगे, वर्क डन दैट शुड बी सेम और दैट विल बी सेम ऑलवेज। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक इंक्लाइन प्लेन पे प्रेजेंट है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, और वो दो रास्ते एक्वायर करता है। पहला रास्ता है ए से लेके सी इंक्लाइन प्लेन पे, और दूसरा रास्ता है ए टू बी और बी टू सी। अब हम यहाँ से ये प्रूव करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, यानी जो वर्क डन फर्स्ट पाथ से लिया गया है वही वर्क डन क्या है सेकंड पाथ पे भी उतना ही लगेगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे वर्क डन फ्रॉम पाथ वन। ठीक है, पाथ वन में बच्चे आप अगर इसको पाथ वन से लिखते तो ए से लेके सी तक, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ए सी लिख देती हूँ ताकि इस चीज को आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब बच्चे देखिए एक इंक्लाइन प्लेन पे प्रेजेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन जो होगा, यानी सबसे पहले क्या है W इक्वल टू mg, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी वर्क डन तो हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता है ना, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हमारा जो फोर्स है, फोर्स क्या है W इक्वल टू mg, यानी वही ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस एंगल में हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी एल की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, तो हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है एफ कोस ऑफ थीटा इनटू एस, ये पता है हमें अकॉर्डिंग जनरल। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर देखिए बच्चे हमारा फोर्स कितना है, फोर्स है mg, कौन सा ग्रेविटेशन फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है एल कोस ऑफ, अब बात आती है थीटा की। अब ये हमारे पास थीटा कितना बनेगा बच्चे, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास देखिए ये हमारे पास एक W इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और L की डायरेक्शन ये है ना, आपको साफ समझ में आ रही है। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर, तो ये एंगल होगा थीटा और ये हो गया 90, तो एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। तो यहाँ हमारे पास वर्क डन कितना हो गया 90 प्लस में थीटा, तो यहाँ हमारे वर्क डन 90 प्लस थीटा, तो ये क्लोज 90 प्लस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा, कितना होता है माइनस साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं माइनस mgl साइन ऑफ थीटा, यानी वर्क डन इन फर्स्ट केस हमारे पास आया mgl साइन ऑफ थीटा माइनस साइन के साथ। दोबारा रिपीट कर देंगे, तो इंक्लाइन प्लेन पे है, वर्क डन W इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं, और L की डायरेक्शन यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास देखिए एंगल कितना बनेगा, ये mg की डायरेक्शन है, ये L की डायरेक्शन है, और इनके बीच में एंगल बनेगा ये 90 डिग्री थीटा, यानी 90 प्लस में थीटा। ये होगा फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं, यानी अगर ऑब्जेक्ट, यानी मैं अगर बात करूं वो A से C जाना चाह रहा है, तो उसने दो वर्क डन किए, यानी वर्क डन A टू B प्लस वर्क डन B टू C। ये चीज समझ में आ रही, ठीक है। अब देखिए पहले हम बात करेंगे वर्क डन A टू B। वर्क डन A टू B अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो उसने ग्रेविटी के साथ, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, यानी A से लेके B तक जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में देखिए W इक्वल टू mg ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की साइड, ठीक है, और L यानी डिस्प्लेसमेंट इस साइड। तो वर्क डन होता क्या है, ये एंगल ही, ये वर्क डन में एंगल किसके बीच में होता है, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री,
और हमने अभी अभी पढ़ा है और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने अच्छे से पढ़ा है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यानी cos 90 दैट इज इक्वल टू 0, यानी हमारा जो वर्क डन है यानी ग्रेविटेशन फोर्स उस टाइम कोई भी काम नहीं करेगा। और इस चीज को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से किया है। तो जैसे मैंने कुली का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, वो ग्रेविटेशन के फोर्स में वो कंसर्न में वो क्या था, 0 था। अब ये हमारे पास वर्क डन क्या होगा, 0। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि एंगल थीटा 90 डिग्री था और यहाँ पर हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब बात आती है बेटे WBC, यानी जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, B से लेके C तक। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो हम यहाँ पर W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो लेंथ की है, लेंथ की देखिए बेटा ये L है ना, तो एंगल के साथ ये क्या बनाएगी, L cos ऑफ थीटा, और ये वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनेगी, L sin ऑफ थीटा। ये चीज समझ में आ गई कि L कंपोनेंट है, L के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो cos थीटा और एक बनेगा sin थीटा। cos थीटा हमेशा एंगल वाले के कंपोनेंट के साथ बनता है कि एंगल थीटा जहां बनता है उसी साइड से बनता है, तो यानी ये हमारे पास बनेगी L cos थीटा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनेगी, L sin थीटा। अब बच्चे देखिए यहाँ पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और L sin थीटा कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दिस टू, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब हमारे बीच फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 होता है तो हमारा वर्क डन कैसा आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, राइट, क्योंकि cos 180 होता है -1, तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, mgl, क्योंकि mg हमारा फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें साइन ऑफ थीटा, ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, a to c, यानी आप इसको a to c भी कह सकते हो और इसको वर्क डन बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -mgl साइन ऑफ थीटा। तो हेंस प्रूव वर्क डन फर्स्ट केस इज इक्वल टू वर्क डन इन सेकंड केस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका क्या है, दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और उस कंजर्वेटिव फोर्स से ही आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज ए कंजर्वेटिव फोर्स। हमने एक तरीके से बताया कि किस तरीके से आप ग्रेविटेशन फोर्स उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सब हम स्प्रिंग कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कंजर्वेटिव फोर्स बता सकते हैं। ये चीज याद रखना है बच्चे, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तभी जाके क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होगा, अदरवाइज चाहे डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाए, आपका जो फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ गया एग्जाम्पल आपका। अब देखिए बेटा, मैंने ये दो तरीके, इंक्लाइन प्लेन और एक सिंपल वे से बताया है कि किस तरह से आपके पास जो है कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन सेम है। आप चाहे इसको कर्वेचर फॉर्म में कर लेना, चाहे इसको स्टेयर फॉर्म में करना, बहुत सारी हेल्प बुक में इसको स्टेयर फॉर्म में भी बता रखा है, तो अपना अलग अलग तरीका है। मेन मोटो है हमें उसको कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करना है, ठीक है, तो इसीलिए हमने ग्रेविटेशन फोर्स को इस तरीके से कंजर्वेटिव प्रूव किया है। टेक ए लुक, फिर उसके बाद हम करेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाए तो हमारा फोर्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाए तो हमारा वर्क डन भी 0 नहीं हो सकता। यानी एस अगर 0 हो जाए, फॉर्मूले में W = Fs cos ऑफ थीटा, एस 0 हो जाए तो भी हमारा वर्क डन 0 नहीं होता। वो किस केस में होगा वो हम डिसाइड हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। टेक ए लुक एट, अब हम एक वियर्ड कह सकते हो, जैसे हम जो प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तो ये वियर्ड है। अब हम एक वियर्ड चीज को प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो, ये जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो आपका वर्क डन भी 0। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया मैम को, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये जरूरी नहीं कि वर्क डन 0 है। अब हम वर्क डन का जो फॉर्मूला है F cos थीटा × S, वो फोर्स किस कंसर्न में ले रहा है वही चीज डिसाइड करेगी कि आपका कब वर्क डन 0 होगा। तो देखिए हम एक एग्जांपल से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, यानी मान लीजिए उसको A पॉइंट से आप B पॉइंट ले गए,
ठीक है। अब इसके बाद अगर ये ब्लॉक इस साइड जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अच्छे से पढ़ा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव जो आपका रिलेटिव मोशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं वर्क डन, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसने डिस्टेंस जो कवर की है वो एस डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना काम किया, मैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रही हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स का देखिए बेटे, फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स रख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ हमारे पास वर्क डन यानी ए टू बी बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, यानी हमारे पास देखिए एफ फोर्स है और ये है हमारे पास एस। तो यहाँ हमारे पास एस की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास एंगल कितना हो गया दोनों में, यानी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ, और ये एंगल हो गया 180। तो वर्क डन कितना हो गया बाय द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एस। सिमिलरली अगर हम एक इसी बॉक्स को जो बी से एक ए तक आया, यानी मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेती हूँ, ये ही बॉक्स जो है इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और उसने जो है वही एस डिस्टेंस कवर की है। तो अब अगर हम देखें कि फ्रिक्शन फोर्स ने अब कितना काम किया, तो अब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा B टू A, यानी B पॉइंट हो गया, B टू A हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने काम किया F इंटू एस। अब बचे यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये फिर से फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एफ एस। तो ये हमारे लिए क्या है, क्लोज लूप है। क्लोज लूप का मतलब क्या है कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू है यानी A टू B जो है वो है, और टोटल वर्क डन B टू A, ये टोटल वर्क डन के बराबर ही हो गया माइनस एफ एस इज इक्वल टू W। तो ये हो जाएगा 2Fs इज इक्वल टू W। क्या हमारा वर्क डन जीरो हुआ? वर्क डन तो जीरो नहीं हुआ। अभी हमने ये कहा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, यानी क्लोज लूप में अगर बात देखें A टू B गया, B टू A गया, पर बात तो वही होगी ना, इनिशियल फाइनल पोजीशन के ऊपर है, तो वहां पर हमारे पास क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी। बट फ्रिक्शनल फोर्स के, यानी हमने ये कहा था कि आपका वर्क डन किस केस में जीरो होगा, वो डिपेंड करता है किस तरह का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके विद रिस्पेक्ट हमारा वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह का फोर्स है, वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि जब हमने डेफिनेशन की थी कंजर्वेटिव फोर्स की, तो उसमें कहा था इफ अवर बॉडी एक्वायर ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देन ओनली द क्लोज पाथ कवर्ड बाय द बॉडी द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी आपका वर्क डन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमेशा आगे से ये याद रखिएगा कि वर्क डन जो क्लोज पाथ में कब जीरो होगा, ओनली एंड ओनली व्हेन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कब आपका फोर्स जो है वो जीरो होगा। अब इसके बाद देखिए बेटा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे हमने कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज की थी उसी तरह से हम नॉन कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी करेंगे। हमने क्या था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, राइट, ठीक है, बट नॉन कंजर्वेटिव जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, देखिए यही प्रूव कर देते हैं कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस से नॉन कंजर्वेटिव। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है किसी टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है, आपने उसको ए से लेके बी तक ले गए, आप उसको एक फर्स्ट रास्ता, फिर उसके बाद आप उसको घुमा के ऐसे ले, पहला रास्ता ये था और दूसरा रास्ता ऐसे, ठीक है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों केसेस में वर्क डन सेम रहेगा इन केस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? नहीं, क्योंकि अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो एक बार तो उसने इतना रास्ता एक्वायर किया, मान लीजिए डिस्टेंस है, ठीक है, तो एक इतना ही एरिया में उसको फ्रिक्शन फोर्स यानी रिलेटिव मोशन हुआ और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्ट होता है कि थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिक्शनल फोर्स लगा, जबकि अगर वो सेकंड रास्ते से जाएगा तो वहां पर उसका क्या होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स और ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, जबकि
यानी आप इसको कह सकते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, जबकि कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं था, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। कंजर्वेटिव जो है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा था, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा क्लोज लूप में वर्क जो है दैट इज इक्वल टू 0 एंड वर्क इज ऑल W1 इज इक्वल टू W2, यानी वर्क भी इक्वल रहेगा और जीरो क्लोज लूप में 0 रहेगा। सिमिलरली नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन 0, क्लोज लूप में वर्क डन 0 नहीं रहेगा, और जरूरी नहीं कि वर्क डन की वैल्यू अगर क्लोज लूप ना हो तो वर्क डन की वैल्यू भी सेम रहे। तो आप इस तरह से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये बात हुई थ्योरी की, यानी अगर आप बुक में देखेंगे तो बेटा ये सिर्फ आपको 4-5 लाइंस में ही कंप्लीट हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, उनके एग्जांपल और ग्रेविटेशन में। बट अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ बाय गिविंग सम न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पर अब मैं आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, वो किन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल के थ्रू हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट थिंग हम करेंगे इसकी न्यूमेरिकल्स। अब हम ये बताएंगे कि हमारा जो वर्क डन है या फिर फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं, और वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस चीज को हम डिफाइन करेंगे। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई भी फोर्स दिया जाए तो आपको ये चीज कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं, आपको 3 कंडीशन उसकी ओबे करवानी पड़ेगी। अगर वो 3 कंडीशन ओबे हो जाती है तो आपका फोर्स कंजर्वेटिव रहेगा, अदरवाइज उसका फोर्स क्या रहेगा, अदरवाइज वो फोर्स क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, या फिर वो स्टेटमेंट की टर्म में भी उसको लिख सकता है। तो अभी हम करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे, या फिर आप कह सकते हो मेथड है, या फिर वो कौन कौन से स्टेटमेंट है जिनको फुलफिल करना पड़ता है टू प्रूव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें हमारे पास 3 मेथड नहीं कह सकते बच्चे, हम इसमें कह सकते हैं कि हमें 3 चीज है वो प्रूव करनी है। सबसे पहले आपको प्रूव करनी है कर्ली dF बाय यानी फोर्स Fx dy, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स y विद रिस्पेक्ट टू x। पहली कंडीशन यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना बच्चे, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है बच्चे हमारे पास कि कर्ली एफ, लेट मी चेक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं कि हमारा सेकंड जो है वो है कर्ली एफ, यानी अब हमारे पास है एक्स और वाई, अब वाई और जेड के बीच में कर लेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। तीसरी कंडीशन है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to z is equal to differentiation of z with respect to x। यानी ये 3 हमारे पास जो रूल है, आप कह सकते हो इस चीज को, इन तीनों चीजों को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। एक पहले सबसे पहले इसको मैं आपको यहाँ दे, सबसे पहले हमारे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स है F इज इक्वल टू xi प्लस yg। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, या ये कुछ और भी, मीन्स कोई भी इसके डिफरेंट वो दे देंगे, इसका वर्क डन 0 है या नहीं है। ठीक है। क्लोज पाथ है या ओपन पाथ है, जो भी है वटएवर। तो यहाँ सबसे पहले भी एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हूँ कि हमारे पास इस तरह का फोर्स है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ फोर्स के कंपोनेंट से, दैट इज Fx प्लस Fy j प्लस Fz k, अगर इसको इससे कंपेयर करूं तो बच्चे हमारे क्या आता है, Fx इज इक्वल टू x के बराबर हो गया, Fy किसके बराबर है, y के बराबर, और Fz किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई कंपोनेंट है, इसको 0 के लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो i के साथ x का कंपोनेंट आएगा, j के साथ y का कंपोनेंट आएगा, और k के साथ z का कंपोनेंट आएगा।
ठीक है। अब इस फोर्स को हमें कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारी जो 3 कंडीशन है उसको करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले देखिए बेटा, मुझे डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट वाली यानी एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई में डिफरेंशिएट कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए y के विद रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये चीज समझ में कि हमें x को विद रिस्पेक्ट टू y, हम x को x के विद रिस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y को y के विद रिस्पेक्ट और z को z के विद रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट है x, तो अगर मैं इसको y के साथ डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो नहीं होगा, इसके लिए तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। सिमिलरली एफ वाई जो है उसको x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, यानी मैं इसको x से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँ, नहीं, ये कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन में क्या है कि हमारा विद रिस्पेक्ट टू y है, वो जो फोर्स है y का वो विद रिस्पेक्ट टू z, उसका डिफरेंशिएशन वो इक्वल होगा z वाला जो है वो y। यानी अगर हम y वाले कंपोनेंट को z से डिफरेंशिएट करें तो वो किसके बराबर होगा, जितना z वाला है उतना ही y के। तो देखिए बेटा, y कंपोनेंट को z से करूंगी तो फिर से ये तो हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये जीरो। z को, यानी z पे तो जीरो है, इसको मैं y से करूंगी तो जीरो को y से करूंगी तो वो भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमारे पास 2 कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय with respect to z that is equal to differentiation of fz with respect to x। फिर से अगर मैं x को z से करूंगी तो कांस्टेंट, तो ये हो गया जीरो, और z को x से करूंगी तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो तीनों कंडीशन हमारी क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स है, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से दे दिया। देखिए ये चीज अगर आपको समझ में आई कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स आपको प्रूव करना है तो उसकी 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो 3 कंडीशन ये वाली। अगर ये तीनों इक्वल हैं यानी फुलफिल हो जाती है तो कंजर्वेटिव फोर्स है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एफ दैट मच, एफ ये इतना है, आपका एक बार फोर्स है इतना है, और उसने जो वर्क डन किया, लाइक मैं ऐसे कह दूं तो वो इस तरह से, वो यहाँ से यानी पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, यानी उसका फर्स्ट रास्ता, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया कि रैंडमली अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो क्या करते हैं बच्चे, नॉर्मली वर्क डन निकालना शुरू कर देंगे। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, कितना टाइम लगा दोगे, 1 मिनट, 2 मिनट, जबकि ये 15 से लेके 20 सेकंड से फालतू नहीं है अगर डिफरेंशिएशन, और उससे अगर प्रैक्टिस करोगे तो उससे 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर सबसे पहले तो आपको ये देखोगे कि वर्क डन जो है ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, क्योंकि अगर फोर्स कंजर्वेटिव हुआ तो वर्क डन चाहे कैसा भी हो, ये आया तो फोर्स वही ना घूम फिर के, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आ रहा, इस तरह से घूम फिर के आया है, यहीं पे ना क्लोज लूप है, क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स हो तो कैसा होता है, वर्क डन जीरो होता है। तो वर्क डन जीरो होता है, बिना सोचे जीरो, कुछ सी आप पे करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको देखना ही है कि आपका वर्क डन क्या है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, उसके बाद ट्राई करो कि वो फोर्स जो है आपके काम का है या नहीं। एक दो और न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर, ताकि ये चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपने फोर्स को कैरी किया। अब कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के। जैसे अभी हमारे पास मैंने 2 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास f की वैल्यू दे रखी है 3y प्लस 3xj, ठीक है। आपको ये बताना है ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमें पहले तो हम इसको देख लेंगे 3i यानी fx के कंपोनेंट के हिसाब से fxi प्लस fyj प्लस fzk ये है। तो यहाँ से fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू बेटे 3y, ठीक है। fy की वैल्यू कितना है 3x, और fz की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। पहले तो कंपेयर कर ले, ठीक है। अगर आप कंपेयर ना करना चाहें
तो भी अब डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। बस ये थोड़ा इजी पड़ जाता है कि बार बार इस चीज में, तो कई बार ये देखते हैं बस मैम यहाँ पे तो वाई है, वाई बट आई कैप के साथ हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है फोर्स का। ठीक है, यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे एफ एक्स है 3y के बराबर, एफ वाई है 3x के बराबर। अब हमारे पास क्या है कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, एफ एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूं, यानी 3y को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगी, तो y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास क्या बनेगा 3। ये चीज है डिफरेंशिएशन, पहले बढ़ा हुआ है ना हमने, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन बनेगा 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3। सिमिलरली अगर मैं y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो x तो बन जाएगा 1, तो ये हमारे पास क्या है 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। चलो जी, पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन यही करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, यहाँ पर हमारे y विद रिस्पेक्ट टू z, ये z था विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा, y को विद रिस्पेक्ट टू z हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे y में x कंपोनेंट है तो z के लिए वो क्या करेगा, सॉरी z कंपोनेंट के लिए वो क्या करेगा, एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, और अगर कांस्टेंट बिहेव करेगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा 0। ये चीज समझ में। अब z को, क्योंकि z ही पहले 0 है, उसको विद रिस्पेक्ट टू y करोगे डिफरेंशिएट तो वो क्या आएगा 0, यानी सेकंड कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन पे चले। थर्ड कंडीशन क्या थी, ये हमारे पास थी एफ एक्स जो है वो z के विद रिस्पेक्ट करना है, ये हमारे पास एफ z विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से देखिए बच्चे, एफ एक्स 3y, अगर मैं y को z के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगी तो कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, 0 हो गया जी। z को यानी 0 को मैं x के करूंगी तो वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारी तीनों की तीनों कंडीशन क्या है, फुलफिल है, तो ये हमारा फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब चाहे इसको लेके कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना ले, इसमें कोई डायग्राम डाल दे या कुछ भी कर दे और कह दे इसका वर्क डन निकालो, तो सिंपल सी बात है बेटा, वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज करना होता है कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करें। वहां लेंथी प्रोसेस नहीं, वहां सिंपलेस्ट वे यूज करना होता है। थोड़े सी कंडीशन अगर आपको बेस क्लियर है तो आप इसको इजी से कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक फोर्स दिया गया है आई कैप प्लस 3πj एक्स ऑन ए बॉडी एंड फॉलो द पाथ एज सो। ऐसा ये पाथ उसने फॉलो किया है और आपको बताया है कैलकुलेट नेट वर्क डन। अगर हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होता तो हम क्या करते हैं, ये इसको डिफरेंट हिस्सों में बांटते हैं, ये वाला हो गया वर्क डन, ये वाला वर्क डन हो, एरिया अंडर द एफएस ग्राफ दैट इट विल गिव वर्क डन। इतना लेंथी प्रोसेस हो जाता है। बट सबसे पहले जब आपको कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट पता ही है तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो यहाँ पर अगर हम देखें फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो सबसे पहले एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। एफ एक्स का कंपोनेंट बोलिए बेटा 1 है, कोई है नहीं, मीन्स इसको 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है, और 1 भी कह सकते हो, कॉन्स्टेंट ये 1 ही लिख दो इसको। एफ वाई का कंपोनेंट बोलिए बेटा 3y और एफ जेड का कंपोनेंट बोलो 0। अब क्या करें, कंडीशन देखें। पहली कंडीशन बोलिए एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज इक्वल टू एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी 1 कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है, इज इक्वल टू अब y को विद रिस्पेक्ट एक्स करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा 0। नेक्स्ट हम करेंगे y को विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट और फिर z को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y को डिफरेंशिएट कीजिए बेटा विद रिस्पेक्ट टू z, ये तो 3y है, z के हिसाब से तो ये क्या है कांस्टेंट वर्सेस 0। z के विद रिस्पेक्ट y सॉरी z को विद रिस्पेक्ट टू y 0 है तो ये भी क्या जाएगा 0, ठीक है, दो कंडीशन फुलफिल होगी। थर्ड वाली क्या है, एफ एक्स क्या होती है, एफ जेड के विद रिस्पेक्ट और ये हमारे पास हो जाएगी जेड एक्स के विद रिस्पेक्ट।
x को विद रिस्पेक्ट z करोगे 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू 0, z को विद रिस्पेक्ट x कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू, तीनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, दैट मींस योर फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो नेट वर्क डन, वर्क डन को WT से लिख दो, इन क्लोज पाथ, यानी ये इस तरह से है, इन ए क्लोज पाथ इज 0, यानी हाँ वर्क डन क्या होगा 0, एक ऑप्शन आपका 0 तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लिया था बेटा, आपके पास बहुत सारे और एग्जांपल हो सकते हैं, तो जितने भी आपके पास है वर्क से रिलेटेड, कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड, वो क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आए तो आप मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे नए कॉन्सेप्ट करने की और आपको थोड़ा सा अच्छा और ज्ञान देने की। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।